हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और आज का लेक्चर पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। देखो, इस चैप्टर के अंदर बच्चे कई बार परेशान होते हैं, बाद में जाकर चीजों को रटते हैं, लेकिन अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आप इस चैप्टर का पूरा बेस समझ जाओगे कि आखिर ये चैप्टर क्या है, और फिर अकाउंटिंग तो धीरे धीरे बड़ी आसानी से हो जाएगी। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें आपके कोर्स से तैयारी करनी है तो क्या हम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो प्यारे बच्चों। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ मेंबरशिप के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। नो डिस्ट्रैक्शन, आराम से अपने पेस पर फुल सिलेबस का एक्सेस रहता है और बहुत ही नॉमिनल सी मंथली पेमेंट पर आप ये तैयारी कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट, हमारे वीडियो लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हो, पढ़ाई सही चल रही हो, चीजें समझ आ रही हो, तो मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हमारे चैनल का सभी बच्चों को पता चले, सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सके, कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर सके, ताकि अकाउंटेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आगे जाकर ना आए। क्योंकि देखो, अब अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि धीरे 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 बेस बिल्डिंग अच्छे से रखनी है, ताकि फाइनल बोर्ड्स में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम या पैनिक नहीं होना चाहिए। राइट, चलो तो इस नोट पे वीडियो शुरू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ रजिस्टर निकाल के आज फटाफट लिखना शुरू करना। चैप्टर की हेडिंग आप डाल सकते हो, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो चैप्टर क्या है समझते हैं, आइए। ये चैप्टर का नाम कैसे बन गया? डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब यहां पर क्या माना जाता है? डिसोल्यूशन का मतलब यह होता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो अभी तक पार्टनरशिप में आपने जो पढ़ा उसमें क्या होता था कि एक फर्म होती थी और उस फर्म में कुछ पार्टनर्स होते थे और फर्म की अपनी बैलेंस शीट, मतलब फर्म की अपनी बुक्स होती थी बेसिकली। राइट, अब कभी पार्टनर प्रॉफिट बदल लेते थे रेशियो, कभी पार्टनर कोई नया एडमिट हो जाता था, कभी कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता था और कभी कोई पार्टनर दुनिया ही छोड़कर चला जाता था। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ कि बिजनेस बंद हो गया हो? नहीं। इस चैप्टर में हमें अब एक बहुत ही अलग तरह की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। मतलब एक ये सोच सकते हो मन में कि हमने जो पिछले 6 चैप्टर्स में पढ़ाई करी वो ऑल टुगेदर एक अलग कहानी थी, वो रिकॉन्स्टिट्यूशंस थे। लेकिन अब रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि अब तो ये जो फर्म है ना, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? फर्म। ये जो फर्म है ये बंद हो गई, और बंद होने का मतलब होता है कि हमेशा के लिए डिसॉल्व हो गई। अब हमेशा के लिए जब बिजनेस बंद हो जाता है तो ये जो बुक्स हैं, ये जो बैलेंस शीट है, बेसिकली नाउ वी हैव टू क्लोज इट, क्योंकि अब इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो इस चैप्टर में इसीलिए आपकी अकाउंटिंग बहुत ही अलग तरह की होगी, और आप सोच सकते हो या कह सकते हो कि पुराने चैप्टर से बिल्कुल जुदा होगी, क्योंकि यहां पर हमें अब क्या करना है? बिजनेस को बंद करना है, बुक्स को क्लोज करना है ना, और फिर पार्टनर्स का जो भी हिसाब किताब है वो बना बनू के उनको टाटा बाय बाय करना है कि जाओ भाई घर जाओ, बिजनेस तो बंद हो गया। तो ये इस चैप्टर का क्रक्स होता है, ठीक है ना, इसीलिए चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलो तो मेरे साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये थ्योरी में पूछ लेता है, पहला ही पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो आप एक छोटा सा ब्रीफ नोट लिख लो ताकि हमें पता होना चाहिए। सारी बातें बच्चों जो भी मैं लिखवाऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो प्लीज मेक श्योर लिखते रहना, कुछ भी चीज छोड़ना मत। मोड्स का मतलब होता है कि क्या क्या तरीके होते हैं डिसोल्यूशन के, है ना। बिजनेस बंद हो गया, लेकिन किन तरीकों से हो सकता है? तो हमारा पहला तरीका होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है, या वॉलेंटरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, बहुत मेहनत कर ली, अब एक काम करते हैं यार, अपने अपने रास्ते चलते हैं और इस बिजनेस को बंद कर लेते हैं। तो सब पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स अपनी एक सर्व सहमति से खुद ही बिजनेस को बंद कर लेते हैं, दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा तरीका होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन किसी घटना पर बेस्ड होता है,
मतलब कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से अब डिसोल्यूशन होना अनिवार्य बन गया। तो ये किसी घटना पर बेस्ड होता है। अब घटना का एक उदाहरण लिख सकते हो, एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, यानी कि मान लो सभी पार्टनर्स का दिवालिया निकल गया या सभी पार्टनर्स बैंकरप्ट हो गए, तो कानून की नजरों में माना जाता है कि यार पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अब तो ये अपने डेट्स पे नहीं कर सकते हैं, ऐसी फर्म को बंद ही होना पड़ेगा। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन ये भी एक तरीका बन जाता है। तो ये किसी घटना का मोहताज होता है। तीसरा हम लिख सकते हैं, बहुत ही मजेदार चटपटा होता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सर कोर्ट, हाँ, तो कभी कभी अदालत या जज साहब समझ लो, जज साहब भी किसी फर्म को बंद करने का आदेश दे सकते हैं। अब वो कब दे सकते हैं? वैसे तो कानून है, कानून का तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको क्या क्या लिखवाऊं, लेकिन कुछ उदाहरण लिख सकते हैं कि कब कब ऐसा हो सकता है कि अदालत या कोर्ट या जज साहब, कुछ भी समझ लो, वो किसी भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। कानून के पास भी ये शक्ति होती है। अब कब कब हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मान लो उदाहरण के तौर पे कि कोई पार्टनर, मान लो पार्टनर बिकम्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका मतलब है कि किसी पार्टनर का मान लेते हैं दिमाग खराब हो गया। सर ये क्या कह रहे हो, किसी पार्टनर का दिमाग खराब हो गया? हाँ, तो पार्टनर बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये एक एग्जांपल है मतलब। या पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर ड्रग्स की स्मगलिंग में पकड़ा गया, पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, है ना। तो मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस वजह से कोर्ट किसी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। या कभी कभी होता है कि कोई फर्म लगातार लॉसेस में ही चल रही है सालों साल, तो कोर्ट सोचता है चलो यार इसको बंद कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट ज्यादा दिल पर लेने की बात नहीं है, लेकिन कोर्ट की मर्जी, वो चाहे तो डिसॉल्व करवा सकता है ना। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। फिर एक डिसोल्यूशन का तरीका होता है बहुत ही सिंपल, बाय नोटिस। ये कभी भी कोई पार्टनर नोटिस देकर भी बंद कर सकता है, रिटर्न नोटिस देकर। तो ये जनरली पार्टनरशिप एट विल के केस में होता है कि दो तीन पार्टनर्स मिलजुल कर अपना कर रहे थे काम, अब एक पार्टनर ने या दो पार्टनर्स ने मिलकर नोटिस दे दिया कि भाई अब तो हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं या बंद करना चाहते हैं, तो ठीक है, नोटिस देकर भी ये काम हो सकता है। या फिर कभी कभी कोई इवेंट भी हो सकता है, एनी इवेंट। और जो ये इवेंट होता है ये जनरली आपकी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा होता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर बहुत सी पार्टनरशिप फर्म में ना एक पार्टनरशिप डीड में एक ऐसे लिखा होता है, जनरली आमतौर पे एग्जांपल दे रहा हूं, कि यार अगर कोई पार्टनर मर गया, मान लो इन केस, है ना, तो वो हमें सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया, तो हम अपनी फर्म बंद कर लेंगे, देन बिजनेस विल क्लोज। फॉर एग्जाम्पल हमने डीड में लिख रखा है, मान लो हमने ये इवेंट मेंशन कर दिया और सबने साइन कर रखे हैं डीड में कि भाई अगर कोई पार्टनर मर गया तो हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे, और इत्तेफाक से भगवान ना करे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस इवेंट के अब होने पर, क्योंकि डीड में पहले से लिखा हुआ था कि बिजनेस बंद हो जाएगा, तो फिर हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो बिजनेस के बंद होने के आप कह सकते हो मोटा मोटा 4-5 तरीके होते हैं, इनको बोलते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, है ना। इनको क्या बोलते हैं? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। अब जब फर्म बंद होती है तो यहां पर कानून का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपके एग्जाम के लिए मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर अब आपको सिखाऊंगा, तो आप साथ में मेंशन भी कर लेना, क्योंकि जब भी कोई फर्म बंद होती है ना, तो कानून का एक सेक्शन नंबर 48 है बेसिकली ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो कानून का सेक्शन 48 कुछ कहता है। सर क्या कहता है? तो वो मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन ये सेक्शन 48 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इस सेक्शन में ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर फर्म बंद हो जाती है तो सेक्शन 48 कानून का अप्लाई होता है, और वो भी कौन से एक्ट का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इसमें दो बातें बोली गई हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा मेनली। तो क्या है वो दो बातें? पहला लिखते हैं ए, सेटलमेंट।
सेटलमेंट का मतलब पहले लिखना, फिर मैं आपको बताता हूं कि सेटलमेंट में क्या होता है। इसमें तीन बातें हैं। फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा लिखना सेकेंडली आउट ऑफ कैपिटल, और तीसरा लिखना लास्टली बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत ही क्लासिक पॉइंट है और बड़ा ही जरूरी है ये समझना कि सेक्शन 48 क्यों है, क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी पूछता है और वैसे भी पता होना चाहिए। देखो, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रट रहे हैं। अब देखो, प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो, इमेजिन करके पढ़ो कि एक बिजनेस है और वो बंद हो गया। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूं। जब भी कोई बिजनेस बंद होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप कभी भी किसी से पूछ भी सकते हो, देख भी सकते हो, या आपने कभी देखा हो। तो क्या होता है जब कोई बिजनेस बंद होता है, तो इसके बहुत सारे लेनदार होते हैं। ऑब्वियसली देखो, जो इसके बिजनेस के बाहर खड़े होते हैं, देखो क्रेडिटर्स, इन्हें भी पैसा लेना था। बैंक लोन वाला, इन्हें भी पैसा लेना था। मान लो कोई बिल्स पेबल वाला, इन्हें भी पैसा लेना था। मतलब सिंपल भाषा में सारी लाइबिलिटीज खड़ी होती हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए। अब बिजनेस तो बंद हो गया, कहां से आएगा पैसा? तो फिर बिजनेस सोचता है कि चलो भाई, अपने जितने भी एसेट्स हैं इन्हें बेच देते हैं। तो एसेट्स को बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर जब प्रक्रिया शुरू होती है बिजनेस बंद होने की, तो अपने सारे एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट्स को बेच बेच कर पैसा इकट्ठा किया जाता है ना। और वो पैसा जो इकट्ठा होता है, जितना भी हुआ वो पैसा इकट्ठा होकर फिर अपना लाइबिलिटियों को पे किया जाता है कि लो भाई लो। अब इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा कानून ने एक समझाने के लिए बोला सेक्शन 48 में कि सेटलमेंट किस ऑर्डर में होगी, कि पैसा जब हम पे करेंगे तो कहां से आएगा वो पैसा, इस पर चर्चा की गई है। तो देखो, सबसे पहले लिखा गया है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। भाई देखो, या तो बिजनेस के पास कुछ पहले से ही प्रॉफिट्स थे, मान लो ये मटका बना देता हूं, और 50,000 रुपए तो बिजनेस के पास पहले के प्रॉफिट्स ही रखे हुए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50,000 रुपए तो अपने प्रॉफिट्स में से ही यूज करके ये बिजनेस क्या करेगा, दे देगा। लेकिन मान लो प्रॉफिट खत्म हो गए, अब कहां से आएगा पैसा? तो फिर पार्टनर्स से कहा जाता है भाई आपकी जो भी कैपिटल है उससे हम पैसे ले लेंगे। नंबर 2, तो आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि भाई पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही तो है ना अल्टीमेटली मालिक, और उन्हीं से फिर पैसा लिया जाएगा। उनकी संपत्ति, उनकी पूंजी जो भी बिजनेस में लगी हुई है वो सारी दे दी जाएगी। तो प्रॉफिट्स दे दिया, पार्टनर की कैपिटल का इस्तेमाल करके वो भी दे दिया। अब फिर भी पैसे कम पड़ गए सर, अब क्या होगा? तो देखो, हमने पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। तो इनके घर के बर्तन भी बेचे जाएंगे। इनसे कहा जाएगा भाइयों पार्टनर्स, अब तो पैसे कम पड़ गए हैं, अब तो तुम लोगों को भी अपने अपने घरों से पैसे लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए थर्ड में लिखा है लास्टली बाय पार्टनर्स। तो मतलब पैसे जब देने पड़ेंगे तो उसका जुगाड़ कहां से होगा? प्रॉफिट्स से सबसे पहले दे देंगे, उसके बाद कैपिटल्स को भी यूज कर लेंगे, और फिर भी अगर कम पड़ गए पैसे तो पार्टनर्स से लिए जाएंगे, उनके घर के बर्तन बिक जाएंगे। तो ये सेक्शन 48 में एक ऑर्डर बता रखा है कि इस तरह से सेटल करना है हमको, है ना। ये तो हो गया एक सेटलमेंट का पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 48 का, उसको हम बी नाम देते हैं, और आप इसमें मार्क कर लो। इसमें कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ये क्या मतलब है सर, ये बताओ हमें। बड़ा मजा आ रहा है सर सुनने में, कहानियां तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही हैं कि बिजनेस बंद हो गया, तो सुनने में तो मजेदार है, लेकिन यही फायदा है कि एक बार सुन सुन के जब कहानी में आप इतना डूब जाओगे ना कि कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना शुरू कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं और आपके मन में वो पिक्चर बन रही है, हाँ बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट्स बिक रहे हैं, लाइबिलिटीज खड़ी हैं दरवाजे के बाहर, तो आपको चैप्टर आसान लगेगा बहुत ही ज्यादा। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ एसेट में क्या है स्टोरी, कि बिजनेस तो देखो बंद हो गया,
और बिजनेस के जो भी एसेट्स थे, मशीन, फर्नीचर, ये वो, डेटर, स्टॉक, सबको हमने बाजार में बेच दिया या बेचना शुरू कर दिया। और एसेट्स बेच बेच कर मान लो हमें 10 लाख रुपए मिल गए। अब मुद्दा यह है कि ये 10 लाख रुपए किसे मिलेंगे, इस 10 लाख रुपए का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, तो इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि एक दुकान बंद हो गई और बहुत सारे लेनदार उसके दुकान के बाहर खड़े हैं, है ना। और अब इन सभी लेनदारों को पता चल गया, देखो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं खुसफुस करके, भाइयों दुकान के अंदर मालिकों के पास 10 लाख रुपए आ चुके हैं। तो सारे लेनदार बातें कर रहे हैं, खुसफुस कर रहे हैं। अब बस इनमें होड़ ये लग जाएगी कि भाई ये पैसे किसको मिलेंगे। राजू कहेगा यार पहले मैं ले लेता हूं अपने 5 लाख, मोनू कहेगा यार मुझे तो 7 लाख लेने थे, गोपाल कहेगा भाई मेरे तो 12 लाख थे, मेरा क्या होगा। तो इनके बीच में होड़ लग जाएगी कि पैसे पहले मैं लूंगा, पैसे पहले मैं लूंगा, पैसे पहले मैं लूंगा। तो कानून में इसलिए सेक्शन 48 बनाया गया जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। एप्लीकेशन मतलब इस एसेट को या इस एसेट को बेचकर जो पैसा मिला अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, किसको देंगे। तो यहां पर कानून ने हमको एक सीक्वेंस दे दिया कि ऐसे नहीं कि पहले गोपाल को दे दिया या फिर सोनू को दे दिया फिर मोनू को दे दिया, नहीं। कानून ने देखो एक ऑर्डर बनाया है, इस ऑर्डर को रट लेना अच्छे से या माथे पर टैटू बनवा के जाना घर से पहले ही। लिखो सबसे पहले, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, किसको पे करना है, लिखो जी ऑर्डर। सबसे पहले तो कानून ने कहा है कि आपके कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे तो वो पे कर दो। तो है तो वैसे कॉमन सेंस वाली बात, लेकिन ठीक है, कॉमन सेंस भी तो भाई अनकॉमन चीज है ना आजकल। अब ये होता क्या है सर रियलाइजेशन एक्सपेंस? रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है, रियलाइजेशन वर्ड का मतलब पहले बता देता हूं। रियलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है एसेट्स को बेचना, है ना। एसेट्स को बेचने को कहते हैं इंग्लिश में रियलाइजेशन। अब एसेट्स को बेचने के लिए खर्चे हो जाते हैं, उन खर्चों को कह देते हैं इंग्लिश में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर एसेट को बेचने के खर्चे? हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना प्रोजेक्टर बेचना था, है ना, खराब हो गया था, पुराना हो गया था। तो मैंने फोन करा एक डीलर को, मैंने कहा भैया प्रोजेक्टर मेरे पास एक खराब हो गया, पुराना सा है, मैं बेचना चाहता हूं। कह रहा हाँ आ जाओ सर, आ जाओ दुकान पे आ जाओ, मैं 6,000 रुपए दे दूंगा। अब मैंने भी सोचा चलो यार ठीक है, पुराना प्रोजेक्टर है, 6,000 रुपए मिल जाएंगे तो बेच देता हूं। लेकिन उसने कहा आ जाओ सर दुकान पे आ जाओ मेरी, अब 4 बजे तक आ जाओ बस, तभी मैं हूं, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। अब मैं उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत ऑटो बुलाया, मैंने कहा भैया जल्दी चलो, मेरे को अपना प्रोजेक्टर बेचने जाना है। ऑटो वाला आया भागा भागा, हाँ सर आ जाओ। ऑटो में बैठा, रास्ते में गया, प्रोजेक्टर बेचा, वापस में आया। अब यहां पर गर्मी इतनी है, रास्ते में एक शिकंजी भी 20 रुपए की। तो भाई मेरे एसेट्स को बेचते बेचते, प्रोजेक्टर को बेचते बेचते मेरे 150 रुपए तो खर्च ही हो गए। 20 रुपए की शिकंजी पी, 130 रुपए ऑटो वाले ने ले लिए, तब जाके प्रोजेक्टर बिका। तो भाई कानून ने क्या कहा कि सबसे पहले ऑब्वियसली जब आप एसेट्स बेचते हो और बेचकर अगर पैसा मिल रहा है तो पहले तो वही खर्चे भी तो पे, सबसे पहले तो वही करोगे, पहले तो ऑटो वाले को पे करूंगा ना मैं। अगर उसको पैसे ही नहीं दिए तो वो तो वहीं पे मेरे को दबोच लेगा, कहेगा कहां जा रहे हो, पैसे दो पहले मेरे। तो सबसे पहले तो मुझे रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। चलो ठीक है सर ये तो पे कर दिया। अब ये बताओ राजू, गोपाल, मोनू, सोनू में से किसको पैसे मिलेंगे, ये बताओ, हमें तो उसमें दिलचस्पी है। इन लोगों का क्या होगा, ये इतने सारे लेनदार खड़े हैं, इनमें से किसको पैसे पहले मिलेंगे वो बताओ सर। चलो तो अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो किसको मिलेंगे पैसे पहले, लिखो मेरे साथ। तो हम सबसे पहले पैसे देते हैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को जो सिक्योर्ड वाली है, और उसके बाद हम पैसे देते हैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को जो अनसिक्योर्ड वाली है। हैं सर ये क्या होता है? हाँ तो देखो भाई, दो तरह के लोग होते हैं,
मान लो एक राजू एक गोपाल हैं, तो दोनों ही लेनदार, दोनों ने हमें लोन दे रखा है, दोनों से हमने लोन ले रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई आदमी जिससे हम लोन लेते हैं, एक आदमी कहता है भाई बदले में देखो भाई मेरे को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए, मैं आपको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए लोन दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बदले में मैं आपके फर्नीचर को गिरवी रखवा रहा हूं अपने पास, या मुझे कुछ और सिक्योरिटी में चाहिए, तो वो सिक्योरिटी रखता है अपने पास। लेकिन दूसरा आदमी कहता है अरे छोड़ो सिक्योरिटी विक्योरिटी क्या है, मैं भरोसा है आप पे, आप तो भाई हो मेरे, वो नहीं लेता सिक्योरिटी। तो कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमसे सिक्योरिटी ले लेती हैं, कुछ ले होती हैं जो नहीं लेती। तो सिक्योर्ड मतलब वो वाली जो सिक्योरिटी ले रही है, अनसिक्योर्ड मतलब वो सिक्योरिटी नहीं ले रही। तो कानून कहता है भाई पहले जो है सिक्योर्ड वाले को पैसे दोगे आप, तो पहले मैं इसको पैसे दूंगा जो भी देने होंगे। अब 2 लाख देने होंगे तो इसको दूंगा, 5 लाख देने होंगे तो इसको दूंगा, और इत्तफाकन 10 लाख देने होंगे तो भी 10 लाख पूरे इसी को मिलेंगे, बाकी सब उदास। कह रहा वो माय गॉड ये क्या हो गया? तो ठीक है अब कानून है तो है, तो सबसे पहले पैसे इसको मिलेंगे। हाँ, इसको देने के बाद मान लो बच गए, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने दिए 4.5 लाख, तो हाँ अब सही है सर, अब हमारे पास पैसे बचे हुए 5.5 लाख रुपए बचे हुए, तो फिर अगला नंबर इसका आ जाएगा, इसको मान लो दे दिए 2 लाख। तो कानून कहता है इस ऑर्डर में आप पैसे दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद कानून कहता है कि अगर आपने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो फिर आप उसको रीपे करोगे, है ना भाई। देखो ऐसा नहीं कि पार्टनर घर का आदमी है तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लिया आपने, ऐसा नहीं है। देखो क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो भी होती है उनको पे करने के बाद, अब आपके अगर पार्टनर से आपने कोई लोन लिया है तो भैया पार्टनर को भी रीपे कर दो, है ना, पार्टनर का लोन रीपे कर दो भाई। अब इसका नंबर आ गया, तो मान लो आपने पार्टनर से 1 लाख रुपए लिए थे, तो आप 1 लाख रुपए फिर उसको रीपे कर दोगे। उसके बाद क्या नंबर आता है? उसके बाद कानून कहता है कि अब पार्टनर्स की कैपिटल्स जो हैं वो पैसे वापस कर दो। भाई देखो पार्टनर्स की कैपिटल भी तो वापस करनी है ना, अल्टीमेटली वो भी तो लाइबिलिटी होती है। तो अब पार्टनर्स की कैपिटल को भी वापस कर दो, जो भी होगी 3 लाख 4 लाख, तीनों पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल होगी वो उनकी प्लीज रीपे कर दो। तो हम कहते हैं ठीक है। अब अगर पैसे बच गए, मान लो हमारे पास टोटल कितने रुपए थे, लगाओ मेंटल मैथ्स, 10 लाख रुपए। अब 4.5 पहले वाले को दे दिए, 2 दूसरे वाले को दे दिए, 6.5 खत्म, 1 इसको दे दिए, 7.5 खत्म। अच्छा तो 3 इसको दे ही नहीं सकते, हमारे पास तो इतने है ही नहीं, तो इनको तो 2.5 लाख ही दे पाएंगे। तो वैसे तो पूरे 10 लाख रुपए फिनिश हो गए, चलो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर फिर भी पैसे बच जाते, फिर भी मान लो बच जाते, तो अब किसको दूंगा? मान लो बच गए, फिर भी बच गए, तो अब किसको दे दूंगा? तो कानून कहता है भैया अगर फिर भी पैसे बच गए, रेसिडुअल इफ एनी, अगर फिर भी पैसे बच गए तो वो फिर किसी को मत दो, वो पार्टनर्स के बीच में ही बांट लेंगे हम। भाई ठीक है, जो भी बच गया वो पार्टनर्स का ही है, ऑब्वियसली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रख लेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा हमारे क्वेश्चन में कम ही होता है, ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जनरली बिजनेस बंद होने पर ना ऐसे पैसे बच नहीं पाते, प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस ही होता है जनरली। लेकिन ठीक है, लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, बटेगा पार्टनर्स के बीच में लास्ट में। तो ये लॉजिक याद रखना है। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, 1 नंबर एमसीक्यू में, या 2 नंबर 3 नंबर तक का भी एप्लीकेशन बेस्ड, कि एसेट्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये ऑर्डर पूरा अच्छे से रटा हुआ लर्न होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो तो सीख लिया अच्छे से? हाँ सर सीख लिया। तो ये सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 48, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद थर्ड एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर मैं आपको मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। सेक्शन 49 भी है, छोटा सा ही है, हालांकि वो कम रेलिवेंट है एज कंपेयर टू 48, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन सेक्शन 49 2 टर्मिनोलॉजीज के बारे में जिक्र करता है, वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो वैसे वो बहुत ही कॉमन सेंस वाली टर्मिनोलॉजी है। देखो मैं लिखता हूं, पहले आप भी लिखो। पहली टर्मिनोलॉजी है फर्म्स डेट, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है प्राइवेट डेट। पहली टर्मिनोलॉजी है फर्म्स डेट और दूसरी टर्मिनोलॉजी है प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का क्या मतलब होता है? देखो फर्म्स डेट का कहने का मतलब यह है कि फर्म की लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसकी लायबिलिटी
और प्राइवेट डेट का मतलब है कि भाई पार्टनर को अपनी पत्नी की ज्वेलरी खरीदने के लिए सुनार को पैसे देने थे। तो सर ये तो पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी है। हाँ, तो पर्सनल पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी घर की कोई, उसको अपने घर का बिजली का बिल पे करना है, वो प्राइवेट डेट। लेकिन फर्म तो भाई बिजनेस है, तो बिजनेस की लायबिलिटी को बोलते हैं फर्म डेट। तो आई होप ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि बिजनेस की लायबिलिटी फर्म डेट, पार्टनर की अपनी घर की लायबिलिटी, उसको बेटी की ट्यूशन की फीस पे करनी है तो प्राइवेट डेट, है ना। तो ये तो एक सिंपल सी टर्म है। अब ये क्यों बता रहे हैं बच्चे को? बच्चा कह रहा है तो मुझे पता ही है, ये क्यों बता रहे हो? तो देखो, इसमें एक रूल दिया गया है कि मान लो फर्म के एसेट्स हैं कुछ, फर्म की जो जमा पूंजी है, तो बिजनेस की जमा पूंजी को पहले हम यूज करेंगे किसके लिए? फर्म के डेट के लिए। और फिर बाद में किस में यूज करेंगे? अगर बच गया तो पार्टनर के प्राइवेट डेट के लिए। तो ये रूल है बेसिकली। तो फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले फर्म के डेट पे करने के लिए ही यूज होगी। और इसी तरह पार्टनर्स के जो अपने एसेट्स होते हैं या पार्टनर की अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, वो नियम ये है कि फर्स्ट वो किस लिए यूज करेगा? अपने प्राइवेट डेट के लिए। भाई पहले तो वो अपनी बेटी की शादी करवाएगा ना, अपने बीवी के गहने देगा, मतलब गहने के पैसे देगा, और फिर अगर कुछ बच गया उसके पास घर में कोई जमा पूंजी, तब वो अपने बिजनेस के डेट्स को पे करेगा। तो ये सेक्शन 49 हमें बता रहा होता है। तो अगर मैं सेक्शन 49 को एक लाइन में खत्म कर दूं आपके लिए, ताकि रटना भी ना पड़े और एक लॉजिक ही बैठ जाए दिमाग में, तो सेक्शन 49 बस ये कह रहा है कि जिसकी प्रॉपर्टी उसका डेट पहले पे करना है। तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म अपना डेट पे करेगी, और अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पार्टनर अपना डेट पहले पे करेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, प्लीज मुझसे झगड़ा मत करना प्लीज, ये सेक्शन 49 कह रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा सेक्शन होता है सेक्शन 49 बस। तो आपकी थ्योरी में मोटा मोटा ये पूछ लेता है बस। और एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, टाइम स्टैम्प डाल के नीचे वीडियो के देख दू के कमेंट कर देना, कहीं से कॉपी पेस्ट ही कर देना, है ना, और रजिस्टर में नोट कर लेना। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फर्क है ना। थोड़ा ढूंढ के आना तो आपको अच्छा लगेगा कि यार चलो एक होमवर्क क्वेश्चन मिल गया वीडियो के बीच में। तो मतलब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है ना। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर एग्जाम में आ भी जाता है, थ्योरी में तो आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, उसको लर्न भी कर लेना, नीचे कमेंट में भी लिख देना, कॉपी पेस्ट कर देना, कुछ भी कर देना। मेरे को तो मजा आ जाएगा देखकर कि यार चलो बच्चों ने कॉपी करके इसे ही कम से कम दे तो दिया। चलो अब मैं इसको क्लोज कर दो, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाकर बस रैप अप करूंगा फटाफट। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है क्योंकि आज मैं अब आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपका अगले 5 मिनट में पूरे चैप्टर का बेस बन जाएगा और आप कहोगे वाह सर वाह। कमेंट कर देना वाह सर वाह। अब देखो, मैं आपको अल्टीमेट पिक्चर सिखा रहा हूं कि क्या होगा। ये एक बिजनेस है और ये उसकी एक बैलेंस शीट है, मतलब उसकी बुक्स है ना। और ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो भाई तरह तरह के एसेट्स होंगे, ये और तरह तरह की लाइबिलिटीज होंगी, ये। और अचानक से क्वेश्चन कह देगा कि भाई बिजनेस बंद हो गया, राइट। अब देखो ध्यान से सुनना, बस पूरे चैप्टर का सार निचोड़ के ला रहा हूं आपके लिए, और कुछ भी नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर। आपको प्रैक्टिकली चीज बताता हूं कि जैसे ही कोई बिजनेस बंद होता है तो हमें क्या करना पड़ता है। देखो हमारा स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है। जैसे ही बिजनेस बंद हुआ तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार ये जो बैलेंस शीट है ना, अब इसका तो अस्तित्व खत्म ही हो गया। क्योंकि मान लो बैलेंस शीट में लिखा है मशीन 2 लाख रुपए, फर्नीचर 3 लाख रुपए, क्या करूंगा मैं इन सब का, ये तो खत्म।
तो हम इन सारे एसेट्स को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करते हैं वो बाद में सिखाऊंगा, मतलब इनको, इनके अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। एसेट्स सारे खत्म, फिनिश। इसको एक पोटली में डाल देते हैं, ऐसा समझ लो। सारे एसेट्स एक पोटली में बांध दिया आपने। अब आप इनको कह रहे हो भाई तुम्हारा समय खत्म, अब तो तुम्हारे बिकने का टाइम आ चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है, मशीन रो रही है, फर्नीचर की आंखों में आंसू है, कह रहा मुझे कहां ले जा रहे हो, कह रहा बस अब तो तुम बिकने जा रहे हो, डेटर्स रो रहे हैं। तो ये सारे एसेट्स एक पोटली में आ गए, अब इनके बिकने का समय है। और लाइबिलिटीज वालों को भी हम कह देते हैं भाइयों आपने हमारा बहुत सहयोग दिया बैलेंस शीट के अंदर, अब बिजनेस बंद हो चुका है, तो प्लीज आप एक लाइन लगाकर पीछे खड़े हो जाइए, कुछ दिनों बाद आपसे मिलेंगे, अभी जरा पहले हम एसेट्स को बेचकर आते हैं, आप प्लीज उधर लाइन में लग जाओ। तो पहला स्टेप यह है कि अपनी पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दो, मतलब हिंदी में लिख देता हूं, पहला स्टेप क्या है, पूरी बैलेंस शीट खाली कर दो। अब ये खाली करते कैसे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, क्योंकि अकाउंटिंग है ना, ऐसे नहीं कि ये कोई ड्राइंग करनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट खाली कर दो, बच्चा रबड़ से मिटाने लगा कि ये लो बैलेंस शीट खाली करता हूं, या उस पर कालिक पोत दी। वो तो अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन कैसे वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट खाली कर देते हैं, खत्म हो गई बात। उसके बाद क्या करते हैं हम, जितने भी एसेट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। बेचो भाई, सारे एसेट्स बेच दो। अब कभी कभी एसेट्स हम बेच भी देते हैं, और कभी कभी कोई पार्टनर कहता है एक काम करो ये एसेट मुझे दे दो। ये बच्चों प्रैक्टिकली होता है। अभी मेरे बाजू में एक बिजनेस बंद हुआ, मैं गया उस दिन देखने, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, कह रहे सर बंद कर रहे हैं बिजनेस। मैंने कहा अच्छा, लेकिन कह रहा वो भैया ये जो फर्नीचर रखा है मैं घर ही ले जा रहा हूं। मैंने कहा वाह यार तुमने बिजनेस बंद कर दिया। कह रहा और क्या, कह रहा मैं सोफा है घर पे यूज कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी। तो कभी कभी बिजनेस जब बंद होता है तो वैसे तो हम एसेट्स बेच देते हैं, या कभी कभी पार्टनर भी कह देता है चलो मैं ही ले लेता हूं, क्या करूंगा बेच के, फर्नीचर घर ही ले जाता हूं, कम से कम बच्चे उसमें कूद कूद के सोफा फाड़ तो देंगे, मजा तो आएगा। तो ठीक है भाई, एसेट्स चाहे बेचो चाहे पार्टनर ले जाए, मतलब जो भी है एसेट्स चले गए भैया। अब एसेट्स के जाने के बाद हम सारी लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, ऑब्वियसली उन्हें वन बाय वन बुलाते हैं, और वही सेक्शन 48 वाला रूल याद रखना है। तो वन बाय वन बुलाकर सारी लाइबिलिटियों को पे कर देते हैं। चलो भाई जिसको जो पैसे लेने हैं ले लो, जो करना है कर लो। एसेट्स बेचे, लाइबिलिटीज पे करी, बस। और उसके बाद जो भी अपना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरली लॉस होता है, देखो जनरली आमतौर पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रट के बैठ जाओ कि लॉस ही होगा, आमतौर पे लॉस होगा। तो वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बस। और फाइनली जो भी पार्टनर्स का हिसाब बनता है, फाइनली पार्टनर्स का हिसाब निकालते हैं। हिसाब का मतलब होता है या तो लेना है या हमें उन्हें कुछ देना होगा। तो जो भी करना होगा वो फाइनली कर लेते हैं, और बस खत्म हो गया चैप्टर। तो सर खत्म, और क्या। तो सोचो बच्चों इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं करना, ना इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट, ना इसमें कुछ बैलेंस शीट बनानी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। पूरे चैप्टर में बस है क्या, ये 5 स्टेप्स हैं, बस इनकी अकाउंटिंग सीखेंगे, लेकिन ये 5 स्टेप्स में पूरा चैप्टर खत्म है। तो बिजनेस बंद कर दो, एसेट्स को बेच दो, लाइबिलिटीज को पे कर दो, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो पार्टनर्स को दे दो, और पार्टनर का हिसाब किताब बना के उन्हें टाटा बाय बाय कर दो, जैसे मैं अब आपको टाटा बाय बाय करूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना भाइयों कि कैसा लगा लेक्चर, और कॉन्सेप्ट बना कि नहीं, समझ आई चीजें कि नहीं। ठीक है, यहां एक वीडियो आ रही है स्पेशली सीए एस्पायरेंट्स के लिए। सीए फाउंडेशन का हमारा नया बैच है, लाइव बैच है। अगर आप मई 2027 के लिए करना चाहते हो ना प्रिपेयर, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। सारी डिटेल्स इस बैच में है, और बुक्स सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स हैं, हमारे रैंक होल्डर्स भी हैं, आप भी बन सकते हो। डिटेल्स यहां पर है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगले हफ्ते से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। चलो, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।